अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बेटे, ओपन योर केमिस्ट्री बुक्स पेज नंबर 102 जो है वो आज हम स्टार्ट करेंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो कंप्लीट करवा दी थी। सिंपल हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या पढ़ा था कि ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है अमंग्स इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड जो बन रहे हैं डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ, जब हाइड्रोजन की बॉन्डिंग होती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहती है। कॉमन एग्जांपल इसमें हमने वाटर की पढ़ी। ठीक है, उसके बाद हमने अमोनिया की, और जो है HF, HCl, HBr, ये तमाम की तमाम जो हैं वो एग्जांपल्स थी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। नेक्स्ट टॉपिक जो आज हम स्टार्ट करेंगे, डैट इज़ इन्फ्लुएंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑन प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर। वाटर की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें उनके ऊपर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का क्या इफेक्ट होता है, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ में क्या है, क्या इफेक्ट उसका होगा अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। वो सारा बेटे हम आज डिटेल से पढ़ेंगे। इन्फ्लुएंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर, ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है। टॉपिक 5.4.5 ये मैं आज स्टार्ट करवाऊंगी। लेट्स स्टार्ट बेटे। नंबर 1 आपका जो इन्फ्लुएंस है वो किस हम पढ़ रहे हैं, स्ट्रक्चर एंड लो डेंसिटी ऑफ आइस। The molecules of water have tetrahedral structure. Two lone pairs of electron on oxygen atom occupy two corners of the tetrahedron. When temperature of water is decreased and ice is formed, the molecules become more regular and this regularity extends throughout the whole structure. Empty spaces are created in the extensively hydrogen bonding structure as shown in the following diagram. This is why when water freezes, it occupies 9% more space and its density decreases. For this reason, ice float on the water. Due to this so-called anomalous behavior of ice, the fish and other living creatures survive under the frozen lake and ocean. The ice blanket covered the water surface due to its low density and the water beneath is insulated from the environment. Simple phenomena है। लास्ट चैप्टर में भी हमने ये वाला फिनोमेना जो है वो पढ़ा था। हम क्या पढ़ रहे हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग का इन्फ्लुएंसेस जो हैं वो जो वाटर की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं उन पे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। तो पहली चीज़ जो हमने स्टडी की, जो भी मैंने रीडिंग की है, वो कौन सी है, स्ट्रक्चर एंड लो डेंसिटी ऑफ आइस। पहली बात तो ये है कि वाटर का मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर है बेटे वो क्या है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। मैंने आपको ड्रॉ करके भी दिखाया था लास्ट लेक्चर में। हमने जब वाटर का पूरा हमने जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो वाटर के स्ट्रक्चर में मैंने आपको कंप्लीट करवाई थी, ड्रॉ करके भी दिखाई थी। वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड जो हैं वो भी मेंशन करके बनाए थे कि कहाँ कहाँ पे जो है वो बॉन्डिंग हो रही है, ठीक है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान में। और हमने पढ़ा था कि ऑक्सीजन के ऊपर जो हैं टू लोन पेयर जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और स्ट्रक्चर इसका जो है वो टेट्राहेड्रल जो है वो स्ट्रक्चर होता है। जब वाटर का टेम्परेचर बेटे डिक्रीज करता है तो क्या चीज़ होती है, टेम्परेचर, हम फ्रीजर में भी टेम्परेचर डिक्रीज ही कर रहे हैं ना। आपको इस कॉमन फिनोमेना है, सिंपल फिनोमेना है, जब विंटर आती है तो टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। जैसे नॉर्दर्न एरियाज़ हैं वहाँ पर टेम्परेचर और ज़्यादा डिक्रीज होकर माइनस में चला जाता है। तो जब वाटर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाता है तो वाटर क्या करता है, वाटर फ्रीज हो जाता है, ये तो सबको पता है। तो इसके मॉलिक्यूल्स का जो स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा रेगुलर हो जाता है, ठीक है, और इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर में वाटर में क्या आ जाती है, रेगुलरिटी आ जाती है। और उसके स्ट्रक्चर में क्या होगा, एम्प्टी स्पेसेस जो हैं वो भी क्रिएट होना शुरू हो जाती हैं। और क्या इन स्पेसेस की वजह से क्या होगा कि वाटर जो है इट स्टार्ट टू फ्रीज, वाटर फ्रीज होना शुरू हो जाएगा और वाटर का जो स्टेट है वो चेंज हो जाता है। वाटर लिक्विड से किस में चेंज हो गया बेटे, सॉलिड में, यानी कि इट कन्वर्ट इनटू आइस। ये आइस में जो है वो कन्वर्ट हो गया। अगर आप यहाँ पे गौर करो, आपको ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाई हुई है आइस में, ठीक है। तो आइस में जब आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाई है तो यहाँ पे ये जो स्पेस है ये क्या होना शुरू हो जाता है, जब ये फ्रीज होना शुरू हो जाता है, जब टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू होता है तो टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो क्या हो जाएगा कि ये स्पेस जो है इनके दरमियान में, स्पेस जो आपको डायग्राम में भी दिखाया है, ये क्या हो जाता है, इनके दरमियान में जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के, इनके दरमियान में जो स्पेस है वो क्या हो जाएगा बेटे, ज़्यादा होना शुरू होता है। जब ये स्पेस ज़्यादा होता है
तो इनका स्ट्रक्चर जो है फर्दर जो है वो रेगुलर आ जाता है, इनके दरमियान में एम्प्टी स्पेसेस आ जाएंगे और क्या होना शुरू हो जाएगा, वाटर फ्रीज हो जाएगा और तकरीबन जो है 9% मोर स्पेस जो है ये लेगा एज़ कम्पेयर टू लिक्विड वाटर। जब ये फ्रीज हो जाता है, जब ये स्नो बन जाती है, बर्फ़ बन जाती है, तो क्या होता है अल्टीमेटली इसकी डेंसिटी जो है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। जब किसी भी स्टेट की, किसी भी आपके पास कोई भी मॉलिक्यूल है, कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी मटेरियल है बेटे, जिसकी डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है, वो क्या करता है, वो वाटर की सरफेस के ऊपर फ्लोट करता है। कोई भी सब्सटेंस हो जिसकी डेंसिटी जो है वो क्या होगी, लो होगी, डिक्रीज हो जाएगी, वो क्या करेगा, वो वाटर की सरफेस के ऊपर डिक्रीज़ करना शुरू हो जाएगा। मैंने आपको क्या कहा कि जब टेम्परेचर जो है वो आपका डाउन हो गया, ठीक है, तो क्या हो गया कि वाटर का टेम्परेचर डिक्रीज़ हुआ और क्या बन गया, आइस फॉर्म होगी, ठीक है। आइस फॉर्म होगी, उसकी डेंसिटी भी जो है वो डिक्रीज़ होगी। जब डेंसिटी डिक्रीज़ हो जाती है तो आइस जो है वो वाटर की सरफेस के ऊपर आ जाती है और एक ब्लैंकेट बना लेती है और आइस की सरफेस के ऊपर जो है वो फ्लोट करती है। अक्सर आपने कभी, वैसे आपको अगर वैसे खुद से अपनी आंखों से देखने का इत्तेफाक ना भी हुआ तो बेटे आपने नोट किया होगा, अक्सर डॉक्यूमेंट्रीज़ में या अक्सर यूट्यूब वीडियोस में आपने देखा होगा कि जो लेक्स हैं या जो नॉर्दर्न एरिया साइड पे जो रिवर्स वगैरह हैं, जब टेम्परेचर विंटर में वहाँ पे डिक्रीज़ होता है तो लेक्स के ऊपर जो है वो स्नो आ जाती है, थिक एक मोटी आपको एक स्नो देखने को मिलती है। लेकिन जब उस स्नो को हटाया जाए तो नीचे जो है वो प्रॉपर वाटर जो है वो प्रेजेंट होता है। और यही वजह है कि जब टेम्परेचर डिक्रीज भी हो जाता है ना, तो ऊपर स्नो होती है लेकिन नीचे पानी है। जितने इक्वेटिक एनिमल्स हैं, फिशेस हैं या और तरह के जो इक्वेटिक एनिमल्स हैं, वो तमाम के तमाम उस पानी के अंदर जो है वो सर्वाइव करते हैं। अगर तो वो सारी स्नो हो जाती तो उन सब की तो डेथ हो जानी थी, लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि आइस की डेंसिटी जो है वो लो होती है, आइस ऊपर आ जाती है, वो पानी के ऊपर एक ब्लैंकेट की लेयर बना लेती है ड्यू टू इट्स लो डेंसिटी, और वाटर जो है वो नीचे बर्फ़ के जो है, स्नो के नीचे जो है वो, आइस के नीचे जो है वो रहता है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो आपकी बुक में यहाँ पे देखो ये एक डायग्राम भी अगर आप स्क्रीन पे देखो तो शो हो रही है। ये क्या है, ये ग्लेशियर का एक पार्ट है जो कि फ्लोट कर रहा है वाटर की सरफेस के ऊपर। ठीक है, ये क्यों फ्लोट कर रहा है, क्योंकि बेटे इसकी डेंसिटी जो आइस की होती है वो लो होती है। जब डेंसिटी लो हो तो वो सिंक नहीं करती, वो चीज़ डूबती नहीं है, बल्कि वो वाटर की सरफेस के ऊपर जो है वो फ्लोट करना शुरू कर देती है। इज दैट क्लियर? ये हमने क्या पढ़ लिया, स्ट्रक्चर एंड लो डेंसिटी ऑफ आइस पढ़ ली। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट जो नंबर 2 है, डैट इज हाई हीट कैपेसिटी। वाटर हैज़ हाई specific heat capacity. This is due to its unique molecular structure which allows strong hydrogen bonding. वाटर की जो स्पेसिफिक हीट है वो क्या है, वो बहुत ज़्यादा होती है। द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज़ हाई, और ये इसकी एक यूनिक प्रॉपर्टी है। और ये क्यों है, क्योंकि वाटर की जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इसकी वजह से, हाई हीट कैपेसिटी की वजह से जो है जब वाटर की, मतलब जो मैंने आपको बता रही हूँ कि इसकी जो हीट कैपेसिटी है, स्पेसिफिक हीट है, वो ज़्यादा होती है। इसीलिए जो है इसकी जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो भी क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। इसमें और कोई ऐसी चीज़ नहीं है, बस एक ही लाइन है आपकी बुक में, आपने यही याद रखना है। और फिर हमने हमारे दोनों ये पूरे हो गए। और अब हम अपने नेक्स्ट, यहाँ पे बेटे आपको ग्राफिकली जो है इसकी रिप्रेजेंटेशन भी बताई हुई है। अच्छा, यहाँ पे आपकी बुक में जो है सिंपल हीट कैपेसिटी यहाँ पे लिखी हुई है कि मैंने आपको बताया कि वाटर की जो बेटे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा है। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन भी आपकी पेपर में आ सकती है, इससे पहले भी आपने पढ़ के आए, लेकिन अगर आपको भूल गई है तो बेटे आप लोग अपनी नोटबुक्स में दोबारा लिख लो, मैं आप लोगों को लिखवा देती हूँ। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है, दिस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg ऑफ ए मटेरियल बाय 1 डिग्री। क्लियर है? दोबारा बोल देती हूँ ताकि आप लोग राइट कर लें। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है, दिस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी, this is the amount of energy needed to raise the temperature of 1 kg of a material by 1 degree। ठीक है, क्लियर है? तो ये उसकी डेफिनेशन होगी। नेक्स्ट हम आते हैं एनॉर्मलस हीट ऑफ वेपराइजेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट।
The general trend of enthalpy change of vaporization of group 16 hydrides is a regular increase from H2S to H2PO. This is because the molecule of these compounds are bound by weak London dispersion forces. आपको सिंपल जो एक ट्रेंड दिखाया हुआ है, एक ट्रेंड दिखाया है किसका, एंथैल्पी चेंज ऑफ वेपराइजेशन का ग्रुप 16 के जो हाइड्राइड्स हैं, ठीक है, और उसमें बताया है कि जो उनकी इंथैल्पी चेंज है, जो इनकी हीट ऑफ वेपराइजेशन है ग्रुप 16 की, वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। H2S से ऑनवर्ड अगर आप लोग मूव करें तो वो क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। ये H2S है, ठीक है, H2SE, H2TE एंड H2PO, इनका बॉइलिंग ये जो है वो क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। कहाँ से, H2S से अबव अगर हम आए हाइड्राइड्स में ग्रुप 16 के जो है वो आपको ये बॉइलिंग पॉइंट्स बताए हुए हैं कि वो भी इंक्रीज हो रहे हैं। और इस ग्राफ में अगर आप लोग देखो बेटे, ये स्क्रीन पे ग्राफ आपको नज़र आ रहे होंगे, ये ग्राफ आपको एक ड्रॉ करके यहाँ पे ग्राफ दिखाया हुआ है। एक्स एक्सिस पे आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं और वाई पे आपको क्या शो कर रहा है, इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है। तो ये आपको बेटे ग्राफ नज़र आ रहा है। यहाँ पे आप लोगों ने जो है याद रखना है, ये क्या चीज़ है आपकी, सिंपल ग्राफिकली जो है रिप्रेजेंटेशन है बेटे। इसको अगर आप लोग यहाँ पे नोट करो तो आपको पता चलेगा कि हमारे पास यहाँ पे हीट ऑफ वेपराइजेशन आ गई, ठीक है। तो इंथैल्पीज ऑफ वेपराइजेशन को अगर देखा जाए तो वो क्या हो रही है, H2S से हम लोग देख रहे हैं, ग्रुप 16 की बात हो रही है। H2S से अबव जिस तरह हम आगे बढ़ते जाएंगे, हर एलिमेंट की पहले से ज़्यादा होगी। देखो H2S की कम है, H2S की और इंक्रीज़ होगी, H2TE की और H2PO की और इंक्रीज़ होगी। इसी तरह जो दूसरा ग्राफ है उसमें क्या है, उनके बॉइलिंग पॉइंट्स बताए हुए हैं कि बॉइलिंग पॉइंट भी जो है जब ग्रुप 16 पे आप हाइड्राइड्स देखते हो तो वो क्या हो जाते हैं, वो इंक्रीज़ होते रहते हैं। क्लियर हो गया। तो ये क्या हो गया कि ये ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है इंथैल्पी में क्या वेरिएशन आ रही है और बॉइलिंग पॉइंट में क्या वेरिएशन आ रही है ग्रुप 16 के एलिमेंट्स की, ठीक है। और इनमें क्या है कि यहाँ पे जो है इनके जो बॉन्ड हैं उनके दरमियान में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वो कौन सी हैं, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस हैं और दे आर वीक फोर्सेस इन नेचर। लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस जो हैं वो वीक होती हैं। क्लियर। नेक्स्ट पे हम अब, अच्छा ये टॉपिक हमारा भी ख़त्म नहीं हुआ था, आगे रहता है, इसको भी हम कंप्लीट करते हैं। विद द इंक्रीजिंग एटॉमिक साइज डाउन द ग्रुप फ्रॉम S2PO द वैन वाल फोर्सेज आर आल्सो बिकम स्ट्रॉन्गर। इफ वाटर हैड फॉलोड दिस रन द हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर वुड बी द लोएस्ट अमंग द ग्रुप मेंबर। However, water has highest enthalpy change of vaporization in the group. This is because water is exceptionally hydrogen bonded, which make it difficult to break forces among water molecule and vaporize it. The boiling point of a water is also remarkably higher than the rest of group 16 hydrides. Similarly, the energy required to break the water molecule apart is very high due to extensive hydrogen bonding in it. It needs high temperature to provide so much energy as to boil water into its vapor. हम क्या फिनोमेना पढ़े थे बेटे, हम फिनोमेना पढ़े थे हीट ऑफ वेपराइजेशन और बॉइलिंग पॉइंट का। उसमें हमने एक ट्रेंड देखा ग्रुप 16 के डिफरेंट हाइड्राइड्स का ट्रेंड जो है वो भी मैंने आपको भी बताया। फिर उसमें क्या है कि जिस तरह बेटे ग्रुप के डाउन फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड आप चलते हो तो क्या होता है, आपको पता है कि एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है फ्रॉम सल्फर टू पोलोनियम PO, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि जो वैन डेर वाल्स फोर्सेस हैं वो भी स्ट्रॉन्गर हैं, ठीक है। अब फिर आगे एग्जांपल देखिए कि अगर यहाँ पे वाटर का ट्रेंड देखा जाए तो वाटर की जो हीट ऑफ वेपराइजेशन है वो क्या है, वो तमाम ग्रुप मेंबर्स से कम है, ठीक है। लेकिन वाटर जो है उसकी जो एंथैल्पी चेंज है वो क्या है, वो ज़्यादा है। मतलब इस ट्रेंड को देखा जाए तो जो हम ट्रेंड पढ़ के आए हैं बेटे, यहाँ पे हमने ये देखा ना, ये ट्रेंड की बात हो रही है, ऊपर से वाटर आ रहा है और फिर ये ऐसा ऐसा इंक्रीज़ हो रहे हैं, ठीक है। तो वाटर सबसे ज़्यादा ऊपर है, देखो जो अगर देखो यहाँ पे हीट ऑफ वेपराइजेशन भी, बॉइलिंग पॉइंट भी, उसके बाद फिर एकदम नीचे डाउन आता है, फिर H2S से फिर ये इंक्रीज़ होता है। इस ट्रेंड की बात हम लोग कर रहे हैं कि वाटर जो है इट हैज़ हाईएस्ट इंथैल्पी चेंज ऑफ वेपराइजेशन दैट इज़ 41 किलो जूल पर मोल। ये आपने नंबर जो है याद रखना है। ये क्यों ज़्यादा होता है, दिस इज़ ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और आपको मैंने पहले भी जब हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ा था तो हमने कहा था कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ये दैट इज़ स्ट्रॉन्गेस्ट
इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अमंग डिफरेंट टाइप की जो हमने लंदन पर फोर्सेस पढ़ी थी, आईडी पढ़ी थी, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ी। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ये एक स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है जिसकी वजह से वाटर की इंथैल्पी जो चेंज है वो भी जो है इस ग्रुप में हमें ज़्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, वाटर के अंदर क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई होती है, मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है बहुत स्ट्रांग होती है। यही वजह है कि वाटर के जो बॉन्ड होते हैं बेटे उनको ब्रेक डाउन करना जो है उसके लिए हमें जो है एक ज़्यादा फोर्स जो है वो चाहिए होती है। और मतलब वाटर के मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ स्ट्रांगली अटैच है। किस तरह अटैच है? एक बॉन्ड बना हुआ है, उस बॉन्ड को हमने क्या कहा? हाइड्रोजन बॉन्ड का। बार बार एक ही चीज़ रिपीट कर रही हूँ कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। इसका मतलब है कि इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें ज़्यादा फोर्स रिक्वायर्ड होगी। यही वजह है कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट भी जो है वो हाइयर है एज़ कम्पेयर टू अदर ग्रुप 16 के जो हाइड्रेट्स हैं, क्योंकि इसके अंदर जो फोर्स है, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो स्ट्रांग है। तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट भी जो है वो क्या है? रिमार्केबली हायर है एज कम्पेयर टू अदर एलिमेंट्स। ठीक है, तो वाटर के मॉलिक्यूल जो उनकी बॉन्डिंग है उसको ब्रेक करने के लिए हाई टेम्परेचर और मच एनर्जी जो है वो रिक्वायर्ड होती है उसका बॉन्ड ब्रेक करने के लिए, और देन उसको कन्वर्ट करने के लिए इनटू वेपर फॉर्म। क्लियर हो गया? ये हमने क्या पढ़ लिया? ये हमने पढ़ लिया हीट ऑफ वेपराइजेशन और बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, ये आपने जो है वो याद रखना है, इसको आप लोगों ने जो है वो भूलना नहीं है। यहाँ हमने क्या पढ़ा? यहाँ पे हमने एक टॉपिक पढ़ा हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो हीट ऑफ वेपराइजेशन जो है इसकी डेफिनेशन भी आपके पेपर में आ सकती है हीट ऑफ वेपराइजेशन की। तो इसकी डेफिनेशन भी आप लोग राइट कर सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? द एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज एन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम लिक्विड टू गैस स्टेट। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? हीट ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं। यानी कि ये वो हीट होती है जो किसी भी सब्सटेंस को चेंज करती है लिक्विड से गैस में। ठीक है, तो कैसे लिखोगे हीट ऑफ वेपराइजेशन? अगर आपकी डेफिनेशन आ जाती है पेपर में तो आप लोग कैसे राइट करेंगे बेटे? आप लोग अपनी अपनी बुक्स पर राइट कर लें। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज एन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम लिक्विड टू गैस स्टेट इज नोन एज हीट ऑफ वेपराइजेशन। इसी तरह अगर आपका बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन आती है, व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट? ठीक है, तो उसमें आप लोग क्या डेफिनेशन लिख सकते हो? द टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस चेंजेस फ्रॉम लिक्विड टू गैस फेज। वो पॉइंट जहाँ पे जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे और एक पॉइंट आएगा बेटे जहाँ पे लिक्विड जो है वो वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जब कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है उस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं? दैट पॉइंट इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। सिंपली इसको कैसे डिफाइन करोगे बेटे? आप लोग क्या लिखोगे? द टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस चेंजेस फ्रॉम लिक्विड टू गैस। ठीक है, लिक्विड फेज से गैस फेज में जब कोई भी सब्सटेंस चेंज होना शुरू होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? ये उसका बॉइलिंग पॉइंट है। क्लियर हो गया? मैंने आपको हाई हीट जो स्पेसिफिक कैपेसिटी है उसकी डेफिनेशन भी लिखवा दी, हीट ऑफ वेपराइजेशन की भी लिखवा दी, और बॉइलिंग पॉइंट की भी लिखवा दी। ये तीन डेफिनेशंस आपके पेपर में आ सकती हैं। नेक्स्ट आपका आता है सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी। सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी ऑफ वाटर आर आल्सो वेरी हाई। सरफेस टेंशन इज a downward pull of water molecule at the surface, making the water surface stretch and strain. This downward pull is due to attraction of inner molecules through hydrogen bonding. Viscosity is the resistance of a liquid to its flow. Water has higher viscosity than many of liquid including lower hydrocarbons and alcohol, for example hexane and ethanol. The high viscosity of water is also due to strong hydrogen bonds among the molecules. Alcohols can make hydrogen bond, but the strength and extent of hydrogen bonding is far less than that in water. Hydrocarbons lack the ability to make the hydrogen bond. नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ ली सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी। ठीक है, सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी जो है वाटर की बेटे वो भी जो है बहुत हाई होती है। आपने ये बात याद रखनी है। सिंपल आपका आप मतलब जितनी भी हम अभी तक वाटर की प्रॉपर्टीज़ पढ़े हैं, जितनी भी हमने पढ़ी हैं उन सब में हमने यही पढ़ा है कि हर प्रॉपर्टी जो है वो वाटर की क्यों ज़्यादा है बाकी एलिमेंट की निस्बत? बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये तमाम की तमाम जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये ज़्यादा होती हैं। अच्छा, ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो है इनकी डेफिनेशन आपकी बुक्स में नहीं है, मैं वन बाय वन सबकी डेफिनेशंस भी आपको राइट करवाई हैं। नेक्स्ट आपका आता है सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन की डेफिनेशन बेटे आप लोग कैसे लिख सकते हो? आपके पेपर में डेफिनेशन भी आ सकती है, तो आप लोग राइट करें, मैं आप लोगों को लिखवा देती हूँ।
Surface tension is the tendency of a liquid surface to minimize their surface area. क्लियर है, सिंपल सी डेफिनेशन है. सरफेस टेंशन जो है बेटे ये किसी भी लिक्विड की टेंडेंसी होती है कि वो अपनी सरफेस को जो लिक्विड की सरफेस है उसको मिनिमाइज करें उनकी सरफेस एरिया को. ठीक है, आप कैसे डेफिनेशन इसकी लिख सकते हो? सिंपल लिख सकते हो आप लोग. सरफेस टेंशन क्या होगी? सरफेस टेंशन इज द टेंडेंसी ऑफ ए लिक्विड. Surface tension is the tendency of a liquid surface to minimize their surface area. कॉमा लगा लो, आगे लिख दो acting like an elastic sheet. ठीक है, क्लियर हो गया? ओके, आगे हम चलते हैं. मैंने आपको क्या बताया कि वाटर की जो सरफेस टेंशन है वो क्या है? दैट इज़ वेरी हाई. वाटर की सरफेस टेंशन और वाटर की विस्कोसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है. और ये दोनों वाटर जो है सरफेस टेंशन जो है इसकी डाउनवर्ड पुल है. ये तो मैंने पहले आपको बता दिया मॉलिक्यूल का. और दूसरी चीज़ आपने क्या बतानी है कि जो इसकी सरफेस टेंशन है वाटर की बेटे ये इंक्रीज़ काफ़ी ज़्यादा हाई होती है. ये क्यों हाई होती है? दिस इज़ ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग. इसके अलावा नेक्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या लिखी हुई है? विस्कोसिटी. तो विस्कोसिटी की डेफिनेशन भी आप लोग कैसे लिखोगे? विस्कोसिटी इज़ अ मेजर ऑफ फ्लूइड रेजिस्टेंस टू फ्लो. यानी कि जो फ्लो होता है ना उसकी जो रेजिस्टेंस है फ्लूइड की उसका जो फ्लो है उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटे? विस्कोसिटी कहते हैं. तो विस्कोसिटी की डेफिनेशन आप लोग कैसे राइट करोगे? आप लोग इसकी डेफिनेशन लिख लें. विस्कोसिटी इज अ मेजर ऑफ ए फ्लूइड रेजिस्टेंस टू फ्लो. सिंपल डेफिनेशन. फिर विस्कोसिटी की डेफिनेशन लिखोगे, फिर लिखी भी है बल्कि आपने बुक में. विस्कोसिटी द रेजिस्टेंस बाय ए लिक्विड टू इट्स फ्लो. वाटर की विस्कोसिटी जो है बेटे वो बहुत ज़्यादा हाई होती है एज़ कंपेयर टू मैनी अदर लिक्विड लाइक हाइड्रोकार्बन्स एंड अल्कोहल. जब इसका कंपैरिजन अगर अल्कोहल के साथ या हाइड्रोकार्बन्स के साथ किया जाए तो वाटर की विस्कोसिटी जो है बेटे बहुत हाई होती है. और ये जो वाटर की विस्कोसिटी हाई है दिस इज़ आल्सो ड्यू टू स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ठीक है, अल्कोहल जो है उसके अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं लेकिन ये वाले हाइड्रोजन बॉन्ड जो हैं इनकी जो स्ट्रेंथ है और जो एक्सटेंट है वो क्या होती है? वो लेस होती है एज़ कम्पेयर टू वाटर. और जो हाइड्रोकार्बन्स हैं उनके अंदर जो है हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की कैपेबिलिटी जो है वो नहीं होती. क्लियर हो गया? हमने क्या पढ़ लिया? हमने डिफरेंट टाइप की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, सरफेस टेंशन है, विस्कोसिटी है, बॉइलिंग पॉइंट है, वेपराइजेशन है, इन सब के प्रॉपर्टीज़ के ऊपर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का इम्पैक्ट देखा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग का इन तमाम के ऊपर क्या इम्पैक्ट हो रहा है. ठीक है, कोशिश मैंने की है आपको सारी समझ आ जाए. जिनकी डेफिनेशंस बुक में नहीं थी वो भी मैंने आपको दी. ये हमारे पास टोटल 4 जो हैं हमने ये पढ़ी थी. स्ट्रक्चर पढ़ा, हीट कैपेसिटी पढ़ी, हीट ऑफ वेपराइजेशन, बॉइलिंग पॉइंट, फिर सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी भी मैंने आपको जो है बेटे कंप्लीट करवा दी. इसी टॉपिक के एंड पे अगर आप आते हो तो यहाँ पे आपको क्विक चेक दिया हुआ है 5.4. 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन दिए हैं. कैन अ CH3 मॉलिक्यूल मेक अ हाइड्रोजन बॉन्ड? एक्सप्लेन वाई और वाई नॉट. शो अ हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेनॉल. फिर आपके पास 3 दिए हुए हैं सब्सटेंसेस. आपने इनको अरेंज करना है इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग देयर बॉइलिंग पॉइंट. और दूसरी क्या चीज़ बतानी है? आपने सबके अंदर जो है बताना है कि कौन कौन सी फोर्सेस इनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सी है इनके अंदर. डी पार्ट में आपके पास क्या है? बॉइलिंग पॉइंट बताया गया है और आपसे पूछा गया है कि ये जो डिफरेंस है ये डिक्रीज़ करता है जैसे जैसे मॉलिक्यूल का साइज़ इंक्रीज़ करता है. वाई. लास्ट है मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेनोइक एसिड एग्जिस्ट इन फॉर्म ऑफ डाइमर्स but not in aqueous solution. High hydrogen can bond explain this. जो इथेनॉइक एसिड है उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड को आप लोग किस तरह जो है एक्सप्लेन करोगे. तो लेट स्टार्ट. हम लोग जो है एक एक जो है अपना क्वेश्चन करते हैं. एज यूजुअल बेटे यहाँ पे आप लोग क्या हेडिंग देंगे? हमेशा की तरह हम लोग लिखेंगे क्विक चेक 5.4 पार्ट ए. ठीक है, पार्ट ए हम करेंगे. पार्ट ए आपका है कि कैन CH3 मॉलिक्यूल्स मेक अ हाइड्रोजन बॉन्ड. क्या आपका जो है CH3 मॉलिक्यूल जो है ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है
इसका हम लोग आंसर देंगे। इसका सिंपल आंसर आप लोग क्या लिखोगे? नो। इसका आंसर क्या होगा बेटे? नो। नो CHF3 कैन नॉट एक्ट एज ए हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ पे वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा? क्योंकि यहाँ पे जो CH बॉन्ड है बेटे वो क्या है? नॉट पोलर है। और यहाँ पे जो है CHF3 जो है ये वीकली एक्ट करता है एज ए हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर। ठीक है, तो ओवरऑल हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे क्या होगी? नेग्लिजिबल होगी। हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे नहीं बनेंगे। आपने आपसे एक्सप्लेनेशन पूछी हुई है कि वाई एंड वाई नॉट, तो आपने ये बताना है कि CHF3 जो है इट कैन नॉट एक्ट एज ए हाइड्रोजन डोनर बिकॉज यहाँ पे जो हाइड्रोजन है डैट इज़ नॉट बॉन्डेड टू, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो किसके साथ बॉन्ड करता है? कार्बन के साथ। यहाँ पे किसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है? कार्बन के साथ। और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ, मतलब ये तो आपका जो कंपाउंड था वो तो F के साथ बनना चाहिए था, लेकिन इस केस में क्या होता है कि F के साथ वो बॉन्डिंग नहीं कर रहा होता हाइड्रोजन, बल्कि वो कार्बन के साथ कर रहा होता है। जब वो कार्बन के साथ कर रहा होगा तो इसका मतलब है कि बॉन्ड तो बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो CHF3 जो है वो वीकली एक्ट करेगा एज ए हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर। ठीक है, तो ओवरऑल जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वहाँ पे क्या हो जाएगी? नेग्लिजिबल हो जाएगी। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आपका है शो ए हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेनॉल। ये आपने बताना है कि दो मॉलिक्यूल्स अगर इथेनॉल के होंगे, इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है बेटे? यहाँ पे आप राइट करेंगे CH3 CH2 यहाँ पे OH। ठीक है, ये बॉन्ड बनेगा यहाँ पे इनके दरमियान में। ऑक्सीजन के यहाँ पे दो होते हैं CH2 CH3। तो ये जो मैंने डॉटेड लाइन शो की है दिस इज़ हाइड्रोजन बॉन्ड। तो उन्होंने आपसे पूछा हुआ था कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो कैसा बनेगा, शो करें हाइड्रोजन बॉन्ड। तो आप लोग उसको ऐसे शो करोगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान में जो बॉन्डिंग होती है डैट इज़ नोन एज हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, यही आपने बताना है। इथेनॉल हैज़ माइनस OH ग्रुप होता है। ठीक है, तो एक इथेनॉल का हाइड्रोजन और एक इथेनॉल का ये ऑक्सीजन जो है ये आपस में बॉन्डिंग करेंगे, तो उस बॉन्डिंग को हम लोग क्या कहेंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड कहेंगे। क्लियर हो गया? अब हम आते हैं पार्ट सी की तरफ। पार्ट सी में आपके पास 3 आपको दिए हुए हैं, आपने तीनों का बताना है कि इनके अंदर कौन सी फोर्सेस हैं, इनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कौन सी हैं, और इनको इनके बॉइलिंग पॉइंट के इंक्रीज होने के लिहाज से आपने इनको बताना है। 3 आपको दिए हुए हैं, नंबर 1, 2 एंड 3। नंबर 1 पे आपको क्या दिया हुआ है? CH3 CH2 CH3 बेटे। नंबर 2 पे आपको क्या दिया? पहले मैं सारे राइट कर लेती हूँ। CH3 CH2 OH। फिर आपको क्या दिया है? CH3 CH2 Cl। ये 3 चीज़ें आपको दी हुई हैं। आपने इनकी फोर्सेस के नाम बताने हैं कि इनके दरमियान में फोर्सेस। पहली में आप लोग क्या लिखोगे? लंदन। इनके दरमियान में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कौन सी है? लंदन डिस्पर्शन फोर्स। नंबर 2 पे कौन सी फोर्स है? डाइपोल प्लस डिस्पर्शन। दोनों फोर्सेस यहाँ पे जो हैं इनके दरमियान में हैं। ठीक है, ये नॉन पोलर कंपाउंड है, ये पोलर कंपाउंड है। नेक्स्ट 3rd पे हम आते हैं। 3rd में क्या है हमारे पास? हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्लस दूसरी फोर्स भी है, कौन सी? डिस्पर्शन। अच्छा, आपने बेटे ये भी याद रखना है, ये जो पहली आपके पास आपको दिया हुआ है दिस इज़ पोलर, दिस इज़ नॉन पोलर। ये नॉन पोलर है, ये भी पोलर कंपाउंड है और ये भी पोलर कंपाउंड है। ठीक है, क्लियर हो गया? मैंने क्या कहा? ये क्या है? नॉन पोलर है, ये भी पोलर है, ये भी पोलर है। दिस इज़ पोलर, दिस इज़ आल्सो पोलर, और ये क्या है? दिस इज़ नॉन पोलर। ठीक है, मैं आपको वैसे समझाने के लिए बता रही हूँ। फिर इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है अरेंज दैम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट यानी कि हम बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर लिखते हैं यहाँ पे। बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर पूछा है आपसे।
कैसे लिख रही हूँ मैं, लोएस्ट टू हाईएस्ट। पहले क्या हम यहाँ पे लिखेंगे, हम लिखेंगे CH3 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 CH2 Cl CH3 CH2 OH। ठीक हो गया। यहाँ पे हमारे पास ये हमारी चीज़ आ गई। ये आप लोग एज इट इज़ बेटे राइट कर लो यहाँ से देख के। क्लियर? CH3 CH2 क्लियर हो गया। ठीक है, इसके अलावा बेटे ये पूरा हो गया। चलूँ आगे। क्वेश्चन नंबर 1 भी हमने कर लिया, 2 भी कर लिया, और हम लोगों ने कौन सा कर लिया है, हम आगे हैं अब अपने थर्ड पार्ट की तरफ। ठीक है, CH पहले ये थी ना CH3 CH2 बेटे कर ली, कंप्लीट हो गया। आगे चलूँ मैं। ओके, अब हम चलते हैं अपने थर्ड पार्ट की तरफ। यहाँ पे एज़ यूजुअल जिस तरह मैं आप लोगों को करवा रही थी, हम हेडिंग देंगे बेटे थर्ड पार्ट पे आप लोग। और थर्ड पार्ट क्या था हमारा, डी पार्ट। ठीक है, सी के बाद हम आते हैं डी पार्ट की तरफ। डी पार्ट हमें क्या दिया हुआ है, द बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज गिवन। आपको दो डिफरेंट दिए हुए हैं क्वेश्चन में, नंबर 1 और नंबर 2 पॉइंट, दोनों के जो डिफरेंस हैं बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस वो दिए हुए हैं। डी में आपको सिर्फ डिफरेंस दिए हुए हैं। ठीक है, डिफरेंस आर गिवन इन डी पॉइंट। और ई पॉइंट में उसके अगेंस्ट क्वेश्चन पूछा, एक्सप्लेन व्हाई द डिफरेंस डिक्रीजेज एज द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल इंक्रीजेज। जैसे जैसे मॉलिक्यूल का साइज जो है वो इंक्रीज होता है तो डिफरेंस जो है वो डिक्रीज होते हैं। एक्सप्लेन करना है आपने वाई, ऐसा क्यों होता है। ठीक है, इसका रीज़न क्या है। तो बेटे जब मॉलिक्यूलर साइज इंक्रीज होता है, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस जो हैं वो इंक्रीज होती हैं। आप सिंपल यहाँ पे लिख लो, मैं आपको लिखवा ही देती हूँ। ड्यू टू लंदन dispersion forces increases they rise the boiling point of non हाइड्रोजन। मैंने सोचा मैं आप लोगों को ना खुद से लिखवा देती हूँ ताकि आप लोग लिख लो। दिस रिड्यूसेस द relative impact of hydrogen bonding on boiling point difference। एज ए रिज़ल्ट हम ये भी कह सकते हैं कि एज ए रिज़ल्ट इसकी वजह से क्या होगा, एज ए रिज़ल्ट बेटे द गैप between alcohol and their non-hydrogen bonding
एनालॉग्स श्रिंक्स। मैं एक्सप्लेन करना चाह रही थी और एक्सप्लेनेशन उसकी काफ़ी बड़ी थी, मुझे लगा कि आप लोग खुद से राइट नहीं कर सकते, इसलिए मैंने अपनी वर्डिंग्स में जो है बेटे इसको राइट कर दिया। आपके बुक के डी पार्ट में आपको कुछ डिफरेंसेस दिए हुए थे और आपसे पूछा हुआ था कि इनके जो डिफरेंसेस हैं वो डिक्रीज़ हो रहे हैं जैसे जैसे मॉलिक्यूल का साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है, वाई आपने उसको एक्सप्लेन करना था। तो बेटे ये जो एक इनके अंदर जो बॉइलिंग पॉइंट में एक डिफरेंस आ रहा था, जैसे जैसे मॉलिक्यूल जो है उनका साइज़ इंक्रीज़ होता है, दिस इज़ ड्यू टू लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। जिस तरह लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस इंक्रीज़ होती हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो राइज हो जाता है, ठीक है, नॉन हाइड्रोजन बॉन्डिंग मॉलिक्यूल्स, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है कि जो हाइड्रोजन बॉइलिंग पॉइंट है उसके ऊपर एक इम्पैक्ट आता है, ठीक है, वो रिड्यूस होता है, और जो अल्कोहल और उसके जो नॉन हाइड्रोजन बॉन्डिंग एनालॉग्स होते हैं वो क्या होते हैं, उनके दरमियान में एक गैप आ जाता है, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट जो है वो क्या होना शुरू हो जाएगा, डिक्रीज होना शुरू, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होना शुरू होता है, और सॉरी बॉइलिंग पॉइंट का जो डिफरेंस है ना वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, और मॉलिक्यूल्स का साइज जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। इज दैट क्लियर? इसको जो है मैंने रिटन फॉर्म में आपको लिख के दिखा दिया ताकि आप लोग जो है वो यहाँ से इजीली उतार सको। यहाँ पे आप स्टार्ट में ये भी लिख सकते हो कि मॉलिक्यूलर साइज एज मॉलिक्यूल साइज इंक्रीज, ठीक है, एज मॉलिक्यूल साइज इंक्रीज, यहाँ पे हम ये भी मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। जब मॉलिक्यूलर साइज इंक्रीज होता है तो लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस जो हैं वो भी इंक्रीज हो जाती हैं, ठीक है। जब मॉलिक्यूलर साइज बेटे इंक्रीज होता है ना तो लंदन फोर्सेस भी जो हैं वो भी इंक्रीज हो जाती हैं। क्लियर हो गया? अब हम आते हैं अपने एफ पॉइंट की तरफ, एफ एंड द लास्ट वन, molecule of ethanoic acid exist in form of dimer in pure form but not in aqueous solution, ठीक है, वो प्योर फॉर्म में डायमर के फॉर्म में जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। एसिटिक एसिड की बात हो रही है CH3COOH की, जबकि वो एक्वस सोल्यूशन में जो है वो नहीं हमें मिलते। हाउ हाइड्रोजन बॉन्ड कैन एक्सप्लेन दिस? तो इस केस में आप हाइड्रोजन बॉन्ड जो है उसको कैसे आप एक्सप्लेन करोगे? तो बेटे प्योर एथेनिक फॉर्म में मॉलिक्यूल्स डायमर जो हैं ये क्या करते हैं, इनके दरम्यान में जो बॉन्डिंग होती है वो कौन सी होती है, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। किसके दरम्यान में होती है? -OH एंड डबल बॉन्ड O ग्रुप्स के दरम्यान में, ठीक है, इन केस ऑफ डायमर्स जो आपको बुक में पूछा हुआ है, ठीक है। आप लोग क्या कहोगे इन केस ऑफ डायमर्स, ठीक है ना, इन प्योर एथेनिक एसिड, एथोनिक एसिटिक एसिड की बात हो रही है, CH3COOH में जब आपके पास जो मॉलिक्यूल जो डायमर्स बनाते हैं, जो वो मॉलिक्यूल जो डायमर्स फॉर्म कर रहे हैं उनके दरमियान में इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। किसके दरमियान में? -OH और डबल बॉन्ड O के दरमियान में जो है बॉन्डिंग होती है। कौन सी बॉन्डिंग होती है बेटे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन दो चीज़ों के दरमियान में, ठीक है, जब ये क्या बना रहे हैं, डायमर्स बना रहे हैं। और एक्वस सोल्यूशन में क्या होता है? इन एक्वस सोल्यूशन, ठीक है, ब्रैकेट में आप लिख दो इन एक्वस सोल्यूशन। एक्वस सोल्यूशन में बेटे क्या होता है कि वाटर कंपीट करता है और स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है किसके साथ? एसिड के साथ, और डायमर्स को क्या करेगा? ब्रेक डाउन करेगा, जिसकी वजह से एसिड एसिड जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है वो क्या हो जाएगी? वो ब्रेक डाउन हो जाएगी। क्लियर हो गया? सिंपल बात है कि प्योर एथेनॉइक एसिड जो है उसके मॉलिक्यूल जो हैं डायमर बनाते हैं थ्रू इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग, और वो कौन सी बॉन्डिंग होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जो कि -OH और डबल बॉन्ड O के ग्रुप में होती है, ठीक है। और अगर एक्वस सोल्यूशन की बात हम करेंगे तो एक्वस सोल्यूशन में वाटर जो है कंपीट करता है और स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इन एक्वस सोल्यूशन, ठीक है। और एसिड मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा ये, इट रिएक्ट विद एसिड मॉलिक्यूल्स
डायमर्स को ये ब्रेक कर देगा और डिस्टर्ब कर देगा एसिड और एसिड की हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर हो गया। हमारे जो हैं 5 के 5 ये जो पार्ट्स हैं, मैंने आपको 6 पार्ट्स टोटल जो हैं ये बेटे कंप्लीट करवा दिए। ये सारे के सारे पार्ट्स आप लोगों ने अपनी अपनी नोटबुक्स में उतार लेने हैं, इनको अच्छी तरह से समझने की कोशिश करनी है। अगर इनमें कोई भी प्रॉब्लम फील होती है तो बेटे फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन, ठीक है। यहीं पे अपना टॉपिक मैं ख़त्म करूँगी। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक जो है वो स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है दैट इज सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए बेटे चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। यहीं पे अपना टॉपिक मैं एंड करती हूँ। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। टिल देन अल्लाह हाफिज़ फर्स्ट ईयर, टेक केयर बेटे, अपना ख्याल रखिएगा। और अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आपने मेरे से ज़रूर पूछना है। और ये सारे के सारे आपके क्विक चेक जो है 5.4 मैंने आपका किया है। किसी बच्चे की कुछ चीज़ स्टूडेंट की मिस हो गई है तो वो यहाँ से जो है वो उतार सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।